हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका सुप्रीम कोर्ट के भाग 20 के अंदर। इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स के बारे में हम देखेंगे और इस टॉपिक के तहत सबसे पहले हम देखेंगे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कौन होता है, कैसे बना जाता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का कॉन्सेप्ट क्यों रखा गया, क्यों सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने के लिए आपका एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होना जरूरी है, उसे भी हम समझेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे इस वीडियो में कि सीनियर एडवोकेट्स हम किन्हें कहते हैं, ये डेजिग्नेशन जो है किसे दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, उसे भी हम समझेंगे। क्योंकि इन जनरल हम ये समझ लेते हैं कि कोई अगर एडवोकेट है और वो सीनियर है, मतलब बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन होल्ड कर सकता है। बट ऐसा नहीं है, उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो फुलफिल करने होते हैं एंड उसके बाद ही ये सीनियर एडवोकेट्स का डेजिग्नेशन जो है किसी पर्सन को दिया जाता है। उसके बाद फिर हम समझेंगे इसी वीडियो में कि अदर एडवोकेट्स के अंदर किन किन लोगों को इंक्लूड किया जाता है, किन किन को हम अदर एडवोकेट्स कहते हैं। ठीक है, बट वी विल स्टार्ट विद द वर्ड लॉयर एंड एडवोकेट। ये लॉयर क्या होते हैं, कौन होते हैं, एंड एडवोकेट कौन होते हैं, वो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। तो अगर आपने लॉ में ग्रेजुएशन किया है और आपके पास लॉ की डिग्री है तो आप लॉयर कहलाएंगे। ठीक है, लॉयर कौन होता है, तो जिसके पास लॉ की डिग्री है उसे हम लॉयर कहेंगे। ओके, बट एडवोकेट कौन होता है, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास लॉ की डिग्री है, यानी कोई लॉयर है, उसने अगर एडवोकेट्स एक्ट में जो चीज़ें दी गई है, एडवोकेट्स एक्ट 1961 में जो टर्म्स एंड कंडीशन दिए हैं उनको उसने फुलफिल किया और अपने आप को उसने बार काउंसिल में इनरोल करा लिया है, उनको हम एडवोकेट कहेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कौन होते हैं, कैसे बनते हैं। तो एक एडवोकेट है मतलब क्या हो गया, इनके पास लॉ की डिग्री है एंड इन्होंने अपने आप को इनरोल करा लिया है बार काउंसिल के अंदर, तो ये एडवोकेट हो गए। तो ये एडवोकेट जो हैं वो कानून की देवी से पूछते हैं कि क्या मैं सुप्रीम कोर्ट में कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी केस जो है वो फाइल कर सकता हूँ। तब जो कानून की देवी हैं वो पूछती हैं, क्या तुम एओआर हो, यानी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हो, क्या तुम्हारे पास एओआर का कोड है। जो भी एओआर बन जाते हैं उनको एक कोड जो है दिया जाता है। तो कानून की देवी पूछती हैं, क्या तुम एओआर हो या तुम्हारे पास एओआर का कोड है। तो ये जो एडवोकेट हैं वो कहते हैं कि जी नहीं, मैं एओआर नहीं हूँ, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं हूँ। तब कानून की देवी जो है वो कहती हैं, ठीक है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। अगर तुम सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करना चाहते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल करना चाहते हो, तो पहला ऑप्शन है तुम्हारे पास कि तुम खुद एओआर जो है बन जाओ, या फिर तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है कि जो पहले से एओआर है तुम उसका सपोर्ट लो, तुम उससे परमिशन लो, और तुम अगर उसका सपोर्ट ले पाने में सक्षम हो, यानी तुमने किसी एओआर से रिक्वेस्ट की एंड वो तुम्हारी बात मान जाता है, तो तुम उसके थ्रू केस फाइल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अब हम समझेंगे कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है कैसे बना जाता है। तो अगर आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनना है तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हर साल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाता है, उस एग्जाम में आपको अपियर होना होगा। अब ऐसे ही आप जाके उस एग्जाम में बैठ नहीं सकते हो। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के लिए अगर आपको इस एग्जाम में बैठना है तो सबसे पहली चीज़ जो आपको फुलफिल करनी है, पहली कंडीशन, वो ये है कि एज एन एडवोकेट आपके पास मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, एज एन एडवोकेट, नॉट एज ए लॉयर। लॉयर के रूप में नहीं, एडवोकेट के रूप में, यानी आपने अगर लॉ की डिग्री ले ली है और उसके बाद आपने बार काउंसिल में अपना नाम जो है इनरोल करा लिया है, उसके बाद फिर अगर एडवोकेट के रूप में मिनिमम 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो फिर आपको क्या करना होगा, किसी एक्सपीरियंस्ड एओआर को पकड़ के आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि सर मुझे अपने अंडर में 1 साल तक प्रैक्टिस करने दीजिए, और वो एक्सपीरियंस्ड एओआर अगर मान जाता है, वो आपको परमिशन दे देता है, तो उस एक्सपीरियंस्ड एओआर के अंडर में आप 1 साल तक प्रैक्टिस करेंगे, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो आप गेन करेंगे। उसके बाद फिर आपको परमिशन मिलता है कि हाँ, अब आप एलिजिबल हो एओआर के एग्जाम में बैठने के लिए, यानी 4 साल एज एन एडवोकेट। और ये जो एक्सपीरियंस है ये सबऑर्डिनेट कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओवरऑल 4 साल का एज एन एडवोकेट जो है एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो 4 साल का ये एक्सपीरियंस प्लस 1 ईयर अंडर
एक्सपीरियंस्ड AOR, तो टोटल 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप एलिजिबल हो इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। अब आप इस एग्ज़ाम में बैठ गए तो आपको पहली चीज़ याद रखनी है कि 5 ही अटेम्प्ट मिलेंगे। 5 अटेम्प्ट में अगर आपने AOR का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो आपको AOR का डेजिग्नेशन मिलेगा, अदरवाइज़ आपको वो डेजिग्नेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि हर पेपर में मिनिमम आपको 50% मार्क्स लाने हैं और ओवरऑल जितने भी पेपर्स हैं उसका एग्रीगेट जो है वो 60% बनना चाहिए। एक रिपोर्ट अगर हम देखें तो उसके अनुसार 18% लोग ही इस एग्ज़ाम को सिर्फ क्लियर कर पाते हैं। जितने लोग अप्लाई करते हैं, जितने लोग बैठते हैं इस एग्ज़ाम में, उसमें से सिर्फ 18% लोग ही AOR का एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई कर पाते हैं एंड उनको AOR का कोड जो है दिया जाता है। तो ये क्राइटेरिया क्यों रखा गया है, इसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा टफ क्यों रखा गया है? बिकॉज एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वो एडवोकेट्स हैं जिनको अथॉरिटी मिल जाती है कि वो कोई भी केस जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, कोई भी मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। अब इसके लिए AOR होना क्यों जरूरी है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो हाईएस्ट जुडिशियल फोरम है, सबसे बड़ा न्यायालय है हमारे देश का। तो वहां पे अगर कोई एक गलती हो जाए तो जो एग्रीव्ड पर्सन है उसको वापस मौका नहीं मिलेगा, उसका फिर जस्टिफिकेशन जो है कहीं पे नहीं किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में सही मैटर जो है वो सही तरीके से रिप्रेजेंट हो के सही प्रोसेस में वो चीज़ें जो हैं सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे, इसीलिए ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का कॉन्सेप्ट जो है रखा गया है। बिकॉज हमें याद रखना होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट से कुछ गलती हो गई किसी भी कारण से तो उस पर्सन को फिर और कोई कोर्ट के द्वारा इंडिया में जुरिडिक्शन जो है, जस्टिफिकेशन जो है नहीं दिया जा सकता है। सो गलतियां कम से कम हो या न हो, उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हमने एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो है उसको ढूंढना शुरू किया, उसकी तलाश हमने शुरू की एंड इसीलिए हम एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का कंसेप्ट लेके आते हैं। एंड जो भी केस फाइल किया जाता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के द्वारा उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल भी हो जाता है। तो हमें एक ऐसा पर्सन चाहिए जो एक्सपर्ट नॉलेज होल्ड करता हो ताकि कम से कम गलतियां हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़ा कोर्ट है, ऑलरेडी केसेस की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का कॉन्सेप्ट जो है रखा गया है। एंड साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप एक नॉर्मल एडवोकेट हो, इसका ये मतलब नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। नो, यू आर हैविंग द अथॉरिटी, आप प्रैक्टिस कर सकते हो बट आप केस नहीं फाइल कर सकते हो, ठीक है। अगर आप किसी भी बार काउंसिल के मेंबर हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, अपीयर हो सकते हो, केस ले सकते हो, बट केस फाइल करने के लिए या कोई मैटर फाइल करने के लिए आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही होना पड़ेगा या फिर आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का हेल्प लेना पड़ेगा। ओके, आई थिंक ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया हो। अब हम समझेंगे कि सीनियर एडवोकेट्स किन्हें कहते हैं एंड अदर एडवोकेट्स क्या है। तो सेक्शन 16 अगर हम देखें एडवोकेट्स एक्ट 1961 का, उसमें एडवोकेट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को हम अदर एडवोकेट्स कहते हैं एंड दूसरे को हम सीनियर एडवोकेट्स कहते हैं, ठीक है। ये पूरे जो हैं वो एडवोकेट्स हैं, इनमें से कुछ को हम सीनियर एडवोकेट्स कहते हैं एंड बाकी जो बच गए वो कौन हो गए, वो अदर एडवोकेट्स हो गए। तो सीनियर एडवोकेट जो डेजिग्नेशन दिया जाता है ये ऐसे ही किसी को नहीं दिया जाएगा या फिर सिर्फ इस बेसिस पे नहीं दिया जाएगा कि वो जो है पिछले 20 साल से या 30 साल से एडवोकेट के रूप में काम कर रहे हैं तो वो काफ़ी सीनियर हो गए हैं, या वो 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए तो वो सीनियर एडवोकेट हैं। ऐसा नहीं है। सीनियर एडवोकेट एक डिग्निफाइड डेजिग्नेशन है, उसको आपको हासिल करना पड़ता है। जस्ट बिकॉज आप बहुत सालों से एडवोकेट के रूप में काम कर रहे हो तो जस्ट उसके बेसिस पे आपको सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन नहीं दिया जा सकता। सीनियर एडवोकेट जो है वो काफ़ी डिग्निफाइड पोस्ट है, उसके लिए आपका नॉलेज लेवल चेक किया जाता है, उसके लिए आपका कंट्रीब्यूशन जो है चेक किया जाता है। उनके बेसिस पे ही कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपको सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन देती है। अगर किसी भी एडवोकेट को सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन चाहिए तो वो पहले अप्लाई करेगा, अर्जी डालेगा हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। अगर वो अर्जी जो है हाई कोर्ट में डाली गई तो जो उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं एंड अदर जो जजेस हैं वो फिर मिलके उनका इंटरव्यू भी कंडक्ट कराते हैं एंड उनके बेसिस पे ही फिर फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि इनको सीनियर एडवोकेट जो है बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, ये डेजिग्नेशन इनको दिया जाए या नहीं दिया जाए। उसी तरीके से अगर आप सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करते हो तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं एंड अदर जो सीनियर जजेस होंगे वो फिर मिल के आपका इंटरव्यू लेंगे, सारी चीज़ों को देखेंगे और उसके बेसिस पे वो फाइनल डिसीजन लेंगे कि आप सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन पाने के लायक हो या नहीं हो,
ठीक है। तो काफ़ी टफ जो है क्राइटेरिया रखा गया है। एंड अदर एडवोकेट्स में कौन हो गए, तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप किसी भी बार काउंसिल में अपने आप को एनरोल करवा लेते हो अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961, तो आप एडवोकेट कहलाते हो, आप अदर एडवोकेट्स में काउंट होते हो। ठीक है। सो अब हम देखेंगे कि सीनियर एडवोकेट बनने के लिए कौन कौन से वो 4 क्राइटेरिया हैं जो फुलफिल करने पड़ते हैं। तो ये जो 4 क्राइटेरिया हैं, इनके बेसिस पे पॉइंट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और फिर ओवरऑल मेरिट लिस्ट जो है वो बनाई जाती है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप कितने सालों से बार काउंसिल के मेंबर हो। अगर आप 10 से 20 सालों से मेंबर हो तो आपको 10 पॉइंट दिया जाता है। अगर आप 20 साल या उससे ऊपर का एक्सपीरियंस होल्ड करते हो एज अ मेंबर ऑफ बार काउंसिल, तो आपको 20 पॉइंट्स दिए जाते हैं। उसी तरीके से मार्क्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। उसके बाद फिर देखा जाता है कि आपका डेप्थ ऑफ नॉलेज कितना है। एज एन एडवोकेट आपका क्या एक्सपर्ट एरिया है, आप किस एरिया में बहुत ही अच्छा नॉलेज होल्ड करते हो, कितने केसेस आपने रिप्रेजेंट किए, कितने केसेस आपने डील किए हैं, आपका नॉलेज जो है वो चेक किया जाता है। एंड उसके बेसिस पे फिर आपको पॉइंट जो है यहाँ पे भी दिया जाता है। उसके बाद फिर देखा जाता है कि कितनी पब्लिकेशंस हैं आपके नाम पे कितनी किताबें छपी हुई हैं लॉ से रिलेटेड, या फिर कितने आर्टिकल्स हैं, या फिर कितने मैगजीन्स में आपके द्वारा कही गई चीज़ें जो हैं वो रिप्रेजेंट की गई हैं, आपका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन क्या है, उन सारी चीज़ों को देखा जाता है। उसके बाद फिर फाइनली इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट कराया जाता है। आई थिंक 25 मार्क्स का इंटरव्यू होता है और इन सारी चीज़ों को करने के बाद ओवरऑल मार्क्स जो हैं जोड़े जाते हैं। और इसके आगे भी कुछ प्रोसेस है बट वो हमारे लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ओवरऑल इस चीज़ को बताने का मेरा बस यही मकसद है कि जस्ट बिकॉज कोई पर्सन बहुत सालों से एडवोकेट के रूप में काम कर रहा है तो उसको सीनियर एडवोकेट नहीं कहा जा सकता है। उनको ये टर्म्स एंड कंडीशन जो है फुलफिल करनी है, और अगर ये टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने फुलफिल कर दी, उनके बेसिस पे अगर इंटरव्यू हुआ और ये सारी चीज़ें चेक हुई तो मेरिट बनेगा। एंड उसके बाद फिर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि इस पर्टिकुलर पर्सन को सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन दिया जाए या नहीं दिया जाए। क्योंकि जो सीनियर एडवोकेट है वो अच्छा खासा नॉलेज होल्ड करता है, वो जज के इक्विवेलेंट नॉलेज जो है वो होल्ड करता है। तो ये डिग्निफाइड पोस्ट जो है ऐसे ही किसी को नहीं दिया जाएगा। तो अगर ये सारी चीज़ें कोई फुलफिल कर देता है कोई भी एडवोकेट, तो उसे सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन जो है दे दिया जाता है। सो अगर आप सीनियर एडवोकेट बन जाते हो, आपको डेजिग्नेशन मिल जाता है सीनियर एडवोकेट का, तो आपको कुछ बेनिफिट भी मिलेंगे और इसका कुछ नुकसान भी होगा। नुकसान क्या है, तो कुछ रिस्ट्रिक्शन जो हैं सीनियर एडवोकेट्स पे डाल दिए जाते हैं। पहला रिस्ट्रिक्शन ये है कि अगर आप सीनियर एडवोकेट बन गए तो आप अगर सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होना चाहते हो तो विदाउट AOR आप अपीयर नहीं हो सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। उसी तरीके से किसी और कोर्ट में अगर आपको जाना है, अपीयर होना है, तो आप बिना किसी जूनियर के अपीयर नहीं हो सकते हो। आप कोई भी ड्राफ्टिंग का काम जो है नहीं कर सकते हो। जो भी सीनियर एडवोकेट्स होते हैं उनको ड्राफ्टिंग का काम करना अलाउड नहीं है। देन आप डायरेक्टली ब्रीफिंग जो है नहीं ले सकते हो क्लाइंट से। देन जो सीनियर एडवोकेट्स हैं वो वकालतनामा फाइल नहीं कर सकते हैं। तो वकालतनामा क्या है, जनरल भाषा में, सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो ये एक एग्रीमेंट है जिसके द्वारा हम किसी इंडिविजुअल को अपॉइंट करते हैं कि ये जो इंडिविजुअल है ये हमारा केस जो है वो रिप्रेजेंट करने वाला है कोर्ट के अंदर। ठीक है। तो वो जो एग्रीमेंट है जो किसी इंडिविजुअल एंड वकील के बीच में होता है, वो वकील जो उनके केस को रिप्रेजेंट करने वाला है कोर्ट के अंदर, उसी को हम वकालतनामा कहते हैं। आई होप कि ये जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए हों। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलूंगा मैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।